Hello children, I hope you all are safe and healthy at your home. Okay, in the series of chapter number 2 of Indian economy 1950 to 1990, this is the second part. Today I am going to teach you. In this part, we all are completed about what economic system India adopt, planning commission, goal of planning commission, and everything related to goals like growth, modernization, self-reliance and equity. I hope you understand that topic. Now, as I continue that chapter, the next part of this chapter is agriculture sector. जैसे कि आपको पता है कि इसके चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट ने 1950 से 90 तक जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री. सो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी वो था एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, किस तरीके से जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर जो वर्कफोर्स है, इनकम जो जनरेट हो रही है, उसके साथ साथ में जो फूड की सेल्फ सफिशेंसी है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है सभी के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी कंट्री के सामने था. और उस चैलेंज से को ओवरकम करने के लिए भी जो पॉलिसी अडॉप्ट करी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए दो तरह के रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया. टू टाइप्स ऑफ रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म. ठीक है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म क्या है, इन चीज़ों को पहले समझेंगे. अगर हम टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई एक नई टेक्निक अडॉप्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन करना एग्रीकल्चर सेक्टर में. और जब इंस्टीट्यूशनल की बात करेंगे तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या एग्रीकल्चर में लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके अंदर किस तरीके से चेंजेस लाए जा सकें. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हैं? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म हुआ वो था लैंड रिफॉर्म. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म हुआ लैंड रिफॉर्म. अब लैंड रिफॉर्म क्या चीज़ है? लैंड रिफॉर्म, ठीक है, चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखना, चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. ये कैसे पॉसिबल होगी ये समझना है आपको. जैसा कि पता है कि फार्मर्स, ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर ज़मींदार होते थे और ज़मींदार के बाद में जो किंग्स होते थे वो होते थे. ये आपने एक लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर एक सिस्टम को पढ़ा. अभी यहाँ क्या है कि यहाँ पे किंग वाला सिस्टम तो हट गया, यहाँ तो आ गई सरकार, गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के और फार्मर के बीच में कौन है? ये ज़मींदार है. इस ज़मींदार को क्या करना है? हटाना है. जैसा कि यहाँ लिखा है, अबॉलिश्ड डिस्कार्ड इंटरमीडिएटरीज लाइक जमींदार एंड जागीरदार टू मेक द टीलर है यहाँ पर. ठीक है, ये टीलर है. टीलर यहाँ होता है जो कि एक्चुअली जो खेत के ऊपर या फार्म में जो काम करता है, जो काम करने वाला है उसी को ही ओनर बनाना. दिस इज़ द मेन एम ऑफ लैंड रिफॉर्म. ओनरशिप, लैंड होल्डिंग चेंज, यानी कि ये जो ज़मींदार है बीच में इसे हटाना, जो ज़मीन है वो किसकी हो जाए? फार्मर की. पहले फार्मर तो बेचारा काम करता था, ज़मींदार उसका मालिक बना बैठा था और उससे रेवेन्यू लेता था. अब सरकार इसको हटाएगी
अब सरकार इसे हटाएगी और ज़मींदार को जो है, सॉरी फार्मर को है जो वो मालिक बनाएगी। तो ये है लैंड रिफॉर्म सिस्टम। नाउ जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डीलर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लैंड दिस गिव्स मोटिवेशन टू द डीलर टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट। लैंड सीलिंग, अब लैंड सीलिंग भी है भाई। लैंड सीलिंग का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, तो वो जो लैंड होल्डिंग है उसका भी एक परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। ठीक है, लैंड होल्डिंग का परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। तो फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के पास में कितनी मैक्सिमम ज़मीन हो सकती है ये भी फिक्स करना। तो ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म है और दूसरा है लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म का मतलब है चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। द टीलर इज द actual owner of the land, and land ceiling fixing the maximum size of land which could be owned by an individual। यानी कि ओनरशिप तो आप दे रहे हो लेकिन लैंड का साइज भी फिक्स हो, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग जो हो वो भी फिक्स हो। तो ये हो गया हमारा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म तो हो गया, ठीक है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है, ज़मींदार क्या इजीली अपनी ज़मीन को फार्मर्स के पास जाने देंगे? जाहिर सी बात है नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स की। अब क्या हुआ, द बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन। अब जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इस लेजिस्लेशन को चैलेंज किया, जो लेजिस्लेशन पास हुआ जो लैंड रिफॉर्म का, इन्होंने कोर्ट के अंदर इसको अप्लाई कर दिया। अब जब कोर्ट के अंदर केस चला गया तो जाहिर सी बात है वो डिले हो जाएगा। अब ये जब जो डिले का टाइम आया, जो डिले हुआ, उस डिले को इन्होंने एक यूटिलाइज़ किया। किस तरीके से? दे यूटिलाइज एंड दे रजिस्टर्ड देयर लैंड इन द नेम ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव। लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड लॉट ऑफ लूप होल्स। लेजिस्लेशन में भी कुछ कमियां थी, कुछ इस तरह के लूप होल छोड़ दिए, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स डाल दिए गए थे जिसकी वजह से उसको ईजीली उस जो लेजिस्लेशन था उसको इजीली ओवरकम किया जा सकता है, इजीली उसमें चेंजेस लाए जा सकते थे। तो ये चीज़ हुई देन। लेकिन जो लैंड रिफॉर्म, ऐसी बात नहीं कि सब जगह अच्छी तरह से, केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनका कमिटमेंट जो था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड वो बहुत अच्छा था। इसीलिए केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म इज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। तो ये हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसमें लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग की यही प्रॉब्लम आई। बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको इजीली लेजिस्लेशन के अंदर लूप होल्स ढूंढ लिए और इसको चैलेंज कर दिया लेजिस्लेशन को, और वो जो डिले हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन का, उस दौरान उन्होंने ये जो लैंड्स थी अपने रिलेटिव्स के नाम पे करवा दी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है टेक्निकल रिफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्निकल रिफॉर्म क्या है, टेक्निक का यूज़ करना। अब एग्रीकल्चर में कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर टेक्निक का कौन सा यूज़ होगा? यहाँ पर आपने जैसे सुना होगा आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसका यूज़ करना। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 75% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है किस पे? एग्रीकल्चर पे। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून है। ये तो हमारी फीचर्स हैं। अब ये जो स्टेगनेशन यानी ये जो प्रोडक्शन के अंदर, ये जो ग्रोथ के अंदर रुकावट आई हुई है, ये किससे चेंज होगी? ये ग्रीन रेवोल्यूशन से चेंज होगी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, it refers to large increase in production of food grain resulting from the use of high yielding varieties। इसका मतलब ये है कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होना किसकी वजह से? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के यूज़ में, और स्पेशली वीट और राइस के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, फर्स्ट यूज़ इसका हुआ। और
जो सबसे पहले जो हम कह सकते हैं जिस क्रॉप पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया वो वीट एंड राइस, ठीक है। तो ये है टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल में हमने कुछ लेगिस्लेशंस बनाए, टेक्निकल रिफॉर्म में हमने कुछ टेक्निक्स डाली। टेक्निक के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया जिसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया। अब इसके साथ में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ हुआ और क्या क्या है देखिए, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स रिक्वायर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स इन अ करेक्ट क्वांटिटी, regular supply of water, application of these input in a correct proportion, reliable irrigation facilities and financial resource to purchase the fertilizer। यहाँ पे क्या करना है कि भाई एक तो सबसे प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ होना चाहिए, उसके साथ में प्रॉपर फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी होनी चाहिए, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी, पानी की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, इनपुट का जो करेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। इरिगेशन जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी डाल दिया कम पानी डाल दिया, एक प्रॉपर जो इरिगेशन उसके जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। साथ साथ में फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए फार्मर्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराने चाहिए, ठीक है। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से रिलेटेड बात है। आउटकम क्या हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का? अब ये जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया ये 2 फेजेस में किया। कितने फेजेस में? 2 फेजेस के अंदर किया गया था। फर्स्ट फेज था 1960 टू 1970, सेकेंड फेज था 1970 टू 1980। फर्स्ट फेज के अंदर पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर बेनिफिटेड, ठीक है। सेकेंड फेज के अंदर बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, नाउ नो नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम अमेरिका। तो हमने पहले अच्छी सेल्फ सफिशिएंसी होगी, इतना हम प्रोड्यूस करने लगे कि अब हमारी जो डिपेंडेंसी थी बाहर की कंट्री से जहाँ इंपोर्ट कर रहे थे हम वहाँ से इंपोर्ट करना हमने बंद कर दिया, ठीक है। 2 फेजेस के अंदर हुआ। फर्स्ट फेज के अंदर वीट ग्रोइंग क्रॉप्स ही पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पे बेनिफिट हुआ। सेकेंड के बाद में सेकेंड फेज के अंदर और अदर वेराइटीज़ की जो क्रॉप्स थी उनके अंदर भी इसको अडॉप्ट किया गया। इससे मार्केटेड सरप्लस जनरेट हुआ। मार्केटेड सरप्लस का मतलब ये होता है if a large portion of input increase output is sold in a market by a farmer, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो फार्मर अपने जितना जिसका उसका जो सेल्फ कंजम्पशन होता है उतना तो वो रख लेता है, बाकी का सारा वो मार्केट के अंदर सेल करता है। तो मार्केट में सेल हुआ, द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी, जो कि क्या है मार्केटेड सरप्लस। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ लेकिन सारा किसान ने अपने यहीं रख लिया, उसको सेल नहीं किया, यानी मार्केट में आने जितना नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। जब मार्केट में आने जैसा होगा यानी मार्केटेड सरप्लस जनरेट होगा तब इस जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर से कमाई, जीडीपी सबके अंदर इंक्रीज होगी और जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशंस के? बेनिफिट क्या है? ड्यू टू हाई प्रोडक्शन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन। जब अच्छा प्रोडक्शन होगा तो फूड ग्रेन के प्राइस हैं। लो इनकम ग्रुप बेनिफिटेड बिकॉज दे स्पेंड लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड। Green revolution enable government to produce sufficient amount of food grain to build a stock which could be used at a time of shortage। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, अच्छा प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइजेस जो थे फूड ग्रेन के वो कम हो गए। अब जब सपोज़ करो कि एक पर्सन है वो 10,000 रुपीज़ अर्न करता है और जिसका 5,000 रुपीज़ वो फूड के ऊपर स्पेंड करता है, यानी अपनी इनकम का 50% वो फूड पे स्पेंड कर रहा है। अगर फूड ग्रेन्स के प्राइस कम होंगे तो अब उसका जो खर्चा हो गया वो 3,000 हो गया, यानी कि अब वो 30% जो है अपनी उसमें अपनी इनकम का पार्ट फूड ग्रेन पर स्पेंड करता है। तो ये जो लो इनकम पीपल्स होते हैं उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो फूड ग्रेन्स पे यानी खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है, अब सपोज़ करो 10,000 4 मेंबर है, अभी इसकी इनकम 50,000 हुई, खाने का उतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा चेंज उसमें नहीं आएगा। अब रिस्क भी थे,
तो ये बेनिफिट्स हुए, किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें बेनिफिट हुए। ठीक है, गवर्नमेंट के पास में इतना फूड ग्रेन हो गया है कि जो बफर स्टॉक्स हैं वो क्रिएट हुए, और जो जब शॉर्टेज के टाइम पे काम आएंगे। इस तरीके से अब आप देख ही रहे हो कि जिस त्रासदी के अंदर यानी कोरोना की उसमें हम हैं अभी, तो ये फूड ग्रेन कहाँ से आ रहा है? जो स्टॉक्स, जो गरीबों को फ्री में अनमुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो कहाँ से दिया जा रहा है? हमारे जो बफर स्टॉक क्रिएट हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं। जो गरीब लोग हैं, जो दिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ सामान लाते हैं, उनके लिए जो भी हेल्प मिल रही है अभी सरकार से, वो वहीं से मिल रही है। अब इसका रिस्क क्या है? रिस्क तो एक तो चीज़ ये रिस्क है कि भाई हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ कर रहे हैं, तो सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है। पहली बात तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ को बड़ा फ़ायदा हो गया, उनको फ़ायदा ज़्यादा हो गया। सब्सिडीज़ पे किसान उसको मिल रही है, वो तो अपनी पूरी प्राइस ले रहे हैं, सरकार पे बर्डन बढ़ा है। ठीक है, अब बिग फार्मर अफोर्ड कर सकता है, बिग फार्मर हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है, अच्छी सीड्स भी खरीद सकता है, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड भी खरीद सकता है, साथ साथ में उसके पास में इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर होती है, ये लैंड भी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड हुए बजाय जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इन दोनों के बीच का गैप बढ़ गया। हाई यील्डिंग क्रॉप्स, वेराइटी क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक ऑफ पेस्ट, जो पीस्ट अटैक, यानी कि अभी आपने थोड़े दिन पहले अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कुछ एक आध महीने पहले की न्यूज़ है, 2019 के ईयर की है, पेस्ट अटैक जो कि पाकिस्तान से काफ़ी सारे टिड्डी दल जिसको कहते हैं हिंदी में, अभी अगर आप न्यूज़ सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी। टिड्डी दल आता है जो पूरी की पूरी फसल को अगर बैठ जाए तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है एक साल में, तो वो वाला अटैक से भी थोड़ा सा उस समय परेशानी हुई। लेकिन जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेती है और उसका करेक्शन भी हो जाता है। हाँ, ओके। अब ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके टॉपिक से बनता है वो ये है डिबेट ओवर सब्सिडीज़। मैं आपको सारे अभी क्वेश्चंस बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो नाउ द डिबेट ओवर सब्सिडीज़। अब ये डिबेट ओवर सब्सिडीज़ किस पर है ये आप समझेंगे। फर्टिलाइज़र्स के ऊपर सब्सिडीज़ दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्टिलाइज़र्स खरीद सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ाया, जो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, तो इन सब चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में कुछ ना कुछ लोगों को कह सकते हैं कि एक प्रलोभन देना पड़ता है या एक इन्फोर्समेंट करना पड़ता है उनको कि भाई आप ये टेक्नोलॉजी की यूज़ करें, तो उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें, इसलिए उसमें सब्सिडीज़ भी दी गई। ठीक है, अब सब्सिडीज़ पे डिबेट इसलिए हुई है कि भाई डिबेट ये हो रही है कि भाई कुछ का कहना है कि जब गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है तो उसका बर्डन सरकार का पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और अल्टीमेटली वो बर्डन सरकार जनता पे डालती है। और कुछ ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई गरीब हैं किसान, किसानों को ये चीज़ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सब्सिडीज़ देनी चाहिए। तो ये जो है ये कंट्रोवर्सी है। तो इसमें क्या है कि क्या क्या पॉइंट रखे गए, कुछ फेवर्स में थे कुछ अगेंस्ट में थे। तो सब्सिडी फेवर में क्या है कि इट वॉज नेसेसरी टू यूज सब्सिडी टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करनी है तो सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे, छूट नहीं दोगे, तो लोग बाग नई टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, सब्सिडी एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, टू टेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए फार्मर को एनकरेज कैसे करोगे आप? जब आप उनको छूट दोगे तब। होता है ना, जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में लॉन्च करना है तो उसको क्या सबसे पहले क्या दिया जाता है? या तो उसके साथ कोई फ्री गिफ्ट दिया जाता है या फिर उसको ये कहा जाता है कि भाई ये इसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, लाइक समथिंग लाइक दैट।
सरकार को भी ये चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने सब्सिडी दी। इट शुड बी कंटिन्यू एज अ फार्मर इन इंडिया इज़ अ रिस्क, फार्मिंग इन इंडिया इज़ अ रिस्की बिजनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसके पीछे जो कह सकते हैं लॉजिक था, वो ये था कि फार्मिंग इन इंडिया इज़ वेरी रिस्की बिजनेस। अभी भी आप देखते हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है। अभी पूरा जो आज का पीरियड हम देखें कि अच्छे पूरा जो किसान है पूरी तरीके से अपनी फसल को तैयार करके बिल्कुल बोरिया बिस्तर में बांध, बोरियों के अंदर बांध बांध के पड़ी है, और ऊपर से बारिश हो रही है। एक रिस्की बिजनेस है। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर आर वेरी पुअर, ज़्यादातर फार्मर गरीब हैं। एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी। अगर सब्सिडीज़ को हटा दिया जाएगा तो रिच और पुअर के बीच में फिर से गैप होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ का कहना है कि सब्सिडीज लार्जली बेनिफिटेड द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। सब्सिडीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रही है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को, ना कि फार्मर को। सब्सिडी लार्जली बेनिफिटेड द फार्मर इन द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन को अपन कह सकते हैं पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये जो यूपी है, ये जो प्रॉस्पेरस रीजन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर राजस्थान में जैसलमेर इस साइड में आप बात करेंगे, अगर जहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ इस तरीके की चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से डिबेट ओवर सब्सिडीज़ है। कुछ का कहना है कि ये होनी चाहिए, कि उसका कहना है ये नहीं होनी चाहिए। कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि सब्सिडीज़ रहनी चाहिए, लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सब्सिडी दी किसको जाए। ठीक है, डिवीज़न होना चाहिए, किसी को मिलनी भी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक तरह का डिवीज़न होना चाहिए, तब जाके सब्सिडीज़ का जो बेनिफिट है वो एक्चुअल लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक था, ये हमारा एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक है। और इसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो 1950 के अंदर जो पॉलिसीज़ बनी, 1950 से 1990 तक जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए उससे रिलेटेड है। एक बार हम इसके पूरी चीज़ों को अच्छे तरह से हाईलाइट कर लेते कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं बेसिकली। सबसे पहले हमने इसमें रिफॉर्म्स पढ़े हैं। तो दो तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं इसके अंदर, एक इंस्टीट्यूशनल और एक टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल के अंदर आपने लैंड रिफॉर्म पढ़ा और लैंड सीलिंग पढ़ा। टेक्निकल के अंदर आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ पढ़ा। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से ये लैंड सीलिंग और इनके जो ड्रॉबैक्स थे वो पढ़े आपने। इसके बाद आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से इसका आउटकम आया। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ क्या है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिबेट ओवर सब्सिडीज़, जो सब्सिडीज़ दी गई उसका क्या है। बेनिफिट्स भी पढ़े हमने इसके, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बनने की इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, टेक्निकल रिफॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से बन सकता है, टेक्निकल रिफॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है। लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो आ सकती हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटकम क्या है। मार्केटेड सरप्लस के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड रिस्क ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द फाइनल द डिबेट ओवर सब्सिडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन इसकी पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो टू द एनसीईआरटी से लिए हुए सारे पॉइंट्स हैं ये, और उनको बिल्कुल समराइज़ किया गया है, और इन समराइज पॉइंट को ही आपको फोकस करना और इसी के ऊपर पढ़ाई करनी है। ठीक है, बेटर होगा कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और फिर से समझने के लिए आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ऑलवेज़ वॉच द होल वीडियो। आप पूरा वीडियो देखिए,
तभी आपको चीज़ें सभी कंसेप्ट समझ में आएंगे। फाइन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिया है, अब हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पढ़ेंगे, जो इंडस्ट्रियल चेंजेस लाए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके।